नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन। आज दोस्तों आपको बताऊंगा मैं पर्सनल लोन के बारे में। वैसे दोस्तों मैं हमेशा पर्सनल लोन को ना अच्छा नहीं मानता। इसको हमेशा हाई इंटरेस्ट रेट का लोन था और मैं सोचता था कि बेकार है, ये सिर्फ लूटने के लिए लोगों को बना हुआ है। लेकिन कुछ सिचुएशन में इसने मेरे क्लाइंटों की, कस्टमर की इतनी अच्छी हेल्प करी जब उन्हें सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। तो एज ए अल्टरनेट मैंने इसको प्रोसेस करवाया और तब मुझे समझ में आया कि यार कुछ सिचुएशनों के अंदर ये पर्सनल लोन बड़े काम का और बड़ा कारगर है। तो आज के पॉइंट में मैंने दोस्तों यही बताया है कि पर्सनल लोन को लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे इस पर्सनल लोन का यूज आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं एज ए बिजनेस लोन, सेम इंटरेस्ट रेट पे, सेम प्रोसेसिंग फीस पे, और इसका कहाँ का और यूज हो सकता है। साथ में कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए हैं अपने एडवाइस जो हमेशा क्लाइंट को देता हूँ, बताता हूँ ना, सीक्रेट एडवाइस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सोल्यूशन, वो वीडियो के एंड में है। तो कोई भी पॉइंट मिस ना हो दोस्तों, वीडियो को हमें आखिरी तक जरूर देखना है। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पर्सनल लोन को अप्लाई कौन कौन कर सकता है, यानी कि कुछ कंडीशंस होंगी वो आपके में फिट बैठती हैं या नहीं। और दोस्तों हमेशा ना मैं एक बात बताता हूँ, हमें कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर हमें फाइनेंशियल टर्म्स को समझ लिया तो मेरे लिए समय और पैसा दोनों बहुत बचत हो जाती है। और साथ में जिसके साथ मैं डील कर रहा होता हूँ उसको लगता है यार ये आदमी ना थोड़ा समझदार है, इसके साथ मुझे टू द पॉइंट बात करनी है। और जब मैं कुछ पता ही नहीं होता तो मैं कहता हूँ यार करा दे, वो कहेगा हाँ ले ले, दे दे मेरे को यार। तो क्या होता है उसमें पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों जो सैलरीड पर्सन है वो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में जो बिजनेसमैन है वो भी कर सकते हैं। एनआरआई इसको अप्लाई नहीं कर सकता। होम लोन के केस में एनआरआई कर सकता है, लेकिन पर्सनल लोन के केस में एनआरआई इसको नहीं कर सकता। पर्सनल लोन को मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कुछ बातें ऐसी हैं पर्सनल लोन के बारे में जो बैंक वाले आपको कभी नहीं बताते, काफी सारे सीरियस स्टेट केस में मैंने। तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर देख लेना, मैंने आखिर में दिखाया है। दोस्तों 23 से 55 साल की उम्र होनी चाहिए उसकी, जो भी पर्सनल लोन ले रहा है। वही मानते हैं भैया 5 साल का अगर पर्सनल लोन ले रहा है तो 55 साल का होगा, 60 साल तक में लोन चुका देगा। 1-2 साल जॉब करी होगी, 23 साल का आदमी है, 21 साल में जॉब लगी होगी, 2 साल जॉब कर लिए, स्टेबल हो गया, तो ये रखा है। ये बैंक के फ्लेक्सिबल के हिसाब से नॉर्म्स अलग अलग है। कई बार 60 साल में भी लोन दिलवाया मैंने। भाई एक आदमी है, सरकारी नौकरी है, छुट्टी हो गई है, पेंशन मिल रही है, तो उसकी बेस पे भी इसको 60 साल में मिल गया, 61 साल में मिल गया। तो बैंक के हिसाब से है और आप कैसे केस को प्रेजेंट कर रहे हो बैंक में, ये बहुत जरूरी है। रेजन होना चाहिए, डिपेंड करता है आप किसी एमएनसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड कंपनी में होना चाहिए। पर्सनल लोन के केस में दोस्तों दिक्कत आती है कि अगर एक प्रोप्राइटर क्या कोई काम कर रहा है या पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो लोन जरूर मिलेगा, लेकिन वहां पे आपको उसके भी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। यानी कि अगर मैं किसी फर्म में काम कर रहा हूँ जो छोटी है, लाला है वहाँ पे, तो मेरे कागजों के साथ साथ जो केवाईसी लगने हैं उसके भी केवाईसी लगेंगे, उसकी इनकम भी आएगी। अगर आप एमएनसी में काम कर रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं या लिमिटेड कंपनी में, तो काम के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको देने की जरूरत नहीं है कंपनी के, क्योंकि यार ये ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो मान के चलते हैं यार स्टेब्लिश है, बड़ी फर्म है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। लाला में दिक्कत आती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोस्तों क्या करेंगे, वो प्रोफेशनल अगर है तो उसकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं सीए हूँ, मेरी इस महीने भी इनकम होनी चाहिए, अगले महीने भी होनी चाहिए, उससे अगले महीने भी होनी चाहिए, रेगुलर इनकम चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ, आज तो मेरी इनकम हो गई है, कल नहीं होगी, तो आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। पता क्या चलेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट से और आपकी जीएसटी रिटर्न से, अगर आप प्रोफेशनल है। सैलरी वाले में क्या मिलेगा, हर महीने सैलरी 30 तारीख को आ रही है, 31 को आ रही है। कई केसों में दोस्तों पर्सनल लोन में दिक्कत करते हैं वो, मान लीजिए आप बीपीओ सेक्टर में हैं या फिर आप किसी कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं और आपकी सैलरी रेगुलर नहीं आ रही है, तो दोस्तों कुछ नेगेटिव लिस्ट में डाल देते हैं वो, तो वहाँ दिक्कत करते हैं। वो कहते हैं यार पता नहीं बीपीओ आज है कल नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन में आज प्रोजेक्ट चल रहा है कल नहीं चल रहा, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। हालांकि मना नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा दिक्कत करते हैं। 3 से 10 दिन लगते हैं इसके डिबर्समेंट में। सबसे अच्छा पॉइंट इसका यही है, अगर कोई इमरजेंसी है तो 48 घंटे में भी दोस्तों प्रोसेस करा रखा है मैंने, बड़ा फायदा होता है। किस किस पर्पज के लिए दोस्तों मिलता है ये, भाई क्या पर्पज है जिसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने बताया ना, कुछ केसों में इसने ब्रह्मास्त्र का काम करा है, हेल्प करिए क्लाइंटों की, वो बता देता हूँ। आपके क्रेडिट कार्ड को रीफाइनेंसिंग के लिए आपने क्रेडिट कार्ड का लोन ले लिया यार, काफी हाई इंटरेस्ट पे था, चले जा रहा है, पे नहीं कर पा रहे हो, पेनल्टी पर डे की 500 और 1000 रुपए तक होती है उसके अंदर। तो आपने क्या करा यार, एक पर्सनल लोन लिया, इसको चुका दिया। बहुत सारे लोन चल रहे हैं आपके, एक क्रेडिट कार्ड का चल रहा है, एक पर्सनल लोन चल रहा है, एक आपने रिश्तेदार से भी लिया हुआ है, तीनों आपको परेशान कर रहे हैं, ईएमआई दे, इंटरेस्ट दे, लोन चुका। आपने क्या करा यार, तीनों को हटा के एक पर्सनल लोन लिया, तीनों को चुका दिया। इससे क्या हुआ, आपकी मैनेजमेंट करने की पावर बढ़ गई है कि यार 3 जगह मैनेज कर रहा हूँ, 1 तारीख को भी दे रहा हूँ, 10 को भी दे रहा हूँ, 15 को भी दे रहा हूँ। अब एक ईएमआई देनी है, उसको रिपेमेंट करने पे ध्यान लगाना है, फोकस उसी पे करना है।
घर को बनाने जा रहे हैं, आपको लगा है 2 फ्लोर बना हुआ है, एक तीसरा फ्लोर डाल लेता हूँ और क्या होगा, रेंटल इनकम 10,000 रुपये आएगी, पर्सनल लोन ले लेता हूँ, 8 की ईएमआई जाएगी, 2,000 रुपये तब भी बचने हैं, घर का घर बन जाएगा, ईएमआई चुकी जाएगी, काम खत्म। कई केसों में मैंने क्या कराया है, होम लोन ले लिया हमने 6 लाख रुपए का, एक ऊपर फ्लोर दिला लिया, 7 लाख रुपए की पगड़ी ले ली, या फिर जो बोलते हैं उसको क्या नाम है, मुश्त जो होती है रेंट के अलावा जो देते हैं वो करवा दो, तो क्या हुआ, उसको 6 लाख का लोन चुका दिया, 1 लाख रुपए का तब भी फायदा हो गया। तो क्या हुआ, मेरा घर एक्स्ट्रा बन गया। कोई बड़ी परचेज करना चाह रहे हो, जैसे ये इतना बड़ा एलसीडी पैनल है, इसको परचेज करना है, हालांकि मैंने लिया नहीं है, कुछ आपने कार खरीदनी है या ऑटो लोन लेना है, तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। दोस्तों कोरोना में मान लीजिए कोई एडमिट हो गया, उसके लिए चाहिए, मेडिकल नहीं हो पा रहा है इंतजाम, आपको बचाना भी है, उस केस में भी कई लोग इसको ले लेते हैं। कोई आपने बिजनेस का एक्सपेंस कवर करना है, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए था यार, मुझे मिल नहीं पा रहा है, क्यों, स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है, मेरे पास जीएसटी रिटर्न नहीं है, काफ़ी चीज़ें नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत जरूरी है, ऑर्डर आया हुआ है, तो क्या करूँगा भैया, पर्सनल लोन मिल जाएगा। मैंने बताया ना, बहुत हेल्प करता है कई बार। शादी के लिए मत लेना यार, मैं नहीं मानता कि शादी के लिए पर्सनल लोन लेके खर्चा किया जाए, कोर्ट मैरिज है, बहुत है, कम लोगों को बुला कर लीजिए, कोरोना वैसे चल रहा है इस समय, तो मैं मानता हूँ शादी के लिए मिल जाता है ये, लेकिन इसको यूज़ मत करना, शादी के लिए कर लेना, बस खुश हो जाओ। मूविंग एक्सपेंस, शिफ्ट अगर हो रहे हो तो उसके केस में भी आप कर सकते हो। डाउन पेमेंट नई घर की, दोस्तों कई बार क्या होता है, मुझे घर पसंद आ गया, मुझे डाउन पेमेंट करनी है 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, लेकिन मेरा पैसा कहीं फंसा हुआ है, 4 दिन बाद आना है, 15 दिन बाद आना है, 10 दिन बाद आना है, लेकिन मुझे होम लोन की डील करनी जरूर है। अब ऐसे में क्या करूंगा, 48 घंटे के अंदर पर्सनल लोन लिया मैंने, वो चुका दिया मैंने ब्याना, जब मेरे पास पैसा आया उससे मैंने वो पे कर दिया, उससे क्या हुआ, मेरी डील फंसी नहीं, मेरी डील हो गई। हाँ 1 महीने का 2 महीने का जो इंटरेस्ट आया, जो पेनल्टी लगी, लेकिन मुझे पता है कि यार ये डील बड़ी अच्छी है, तो मुझे लेना है। कई बार बिजनेस के केस में भी ऐसे हो जाता है कि भैया मुझे कंस्ट्रक्शन करना है, कोलैबोरेशन करना है, लेकिन यार मुझे डील करनी है, 10 लाख रुपये कंफर्म करना है, लेकिन मेरा पैसा फंसा हुआ है, आ नहीं पा रहा, अभी कैश फ्लो हाथ में नहीं है, क्या करूँ, पर्सनल लोन लूंगा, अपनी डील को लॉक करूंगा, 1 महीने बाद उसे चुका दूंगा। और दोस्तों ऐसे तो बड़ा बनाया जाता है, जो आदमी ऐसे सोच लेता है, अपना दिमाग थिंकिंग प्रोसेस थोड़ी सी अलग करता है, उस केस में कर लेता है, वरना जो दूसरा आदमी क्या सोचेगा, क्या 10 दिन की बात है, 15 दिन की बात है, रुका रहता हूँ, बिजनेस कर लूंगा बाद में, क्यों लूँ 1 महीने के लिए, ये सोचता है। टेन्योर 3 से 5 साल की जनरली मिलता है दोस्तों, उसमें 3 से 12 महीने का लॉक इन पीरियड होता है। बैंक वाला ही चाहता है कि कम से कम यार 1 साल तो मेरा लोन चले, हाँ आप उसे पे कर सकते हो, थोड़ी सी चार्जेस उसमें लग जाते हैं, तो आप 3 से 5 साल तक के लिए पर्सनल लोन को ले सकते हो। अगर दोस्तों कितना अमाउंट मिल जाता है, 30,000 रुपए से लेकर 25 लाख तक के लोन इसके अंदर मिल जाते हैं, आपको डिपेंड करता है आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, आपका सिबिल स्कोर कितना है, और आपका पर्पस क्या है। तो अलग अलग बैंक की अलग अलग है, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर पूरा बताया था इसके अंदर कि भैया कौन कौन से बैंक किस इंटरेस्ट रेट पे क्या क्या दे रहे हैं, जो पर्सनल लोन की बड़ी बातों में बताया है, जो बैंक वाले आपको बताते नहीं है, वो वीडियो जो देख लीजिएगा, आपको उससे डिसीजन लेने में हेल्प हो जाएगी कि भैया किस बैंक में जाना है। अब कागज क्या क्या देना है दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि जब हम कोई लोन कराने जाते हैं या कहीं भी प्रॉपर्टी को लेकर कोई डील करते हैं, उसने कहा आधार कार्ड व्हाट्सएप कर दो, ये ले, उसने कहा एक फोटो दे दो जी, उसने कहा ये ले, उसने कहा ये दे दो जी, ये ले। यार ये इस तरह का मैनेजमेंट बहुत खराब होता है। मैं अपने क्लाइंटों को इतना डांट देता हूँ, उनका व्हाट्सएप तो देखते ही नहीं कभी भी, बोलता हूँ भैया जो चीज़ देनी है एक बार में मुझे दे। एक बार में देने से क्या होता है दोस्तों, जब आप इसको बना लेते हो, इसे समझ लेते हो, तो उस बंदे को समझ में आता है कि यार ये आदमी प्रोफेशनली है, इसको पहले से ही पता था, तो इसके साथ जो मुझे डील करनी ना वो ढंग से करनी है और उसको बेस्ट सर्विस देनी है। उसे समझ में आता है यार कि पढ़ा लिखा आदमी ऐसा अगर गलत तरीके से दूंगा ना तो मुझे पकड़ लेगा, और जब पकड़ लेगा तो पता ही आपको क्या हालत होगी। दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, आपको आईडी प्रूफ देनी है, एक एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ। अब इसमें क्या क्या बनता है, आइडेंटिटी प्रूफ में, एज प्रूफ में और डॉक्यूमेंट प्रूफ में। पहला है सैलरी वाला। दोस्तों सैलरी वाले के अलग है डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस वाले के लिए अलग है। मैंने बताया है इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने एक फोल्डर बनाइए, उसमें इकट्ठा करिए और उसको एक बार में दीजिए, जिससे उसको समझ में आ जाए कि भैया जिससे पाला पड़ा है वो 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 साल का फॉर्म 16, आईटीआर फॉर्म, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट लेटर विद अपॉइंटमेंट लेटर। दोस्तों अगर आपकी सैलरी स्लिप ऑनलाइन निकलती है, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो तो बढ़िया है। अगर नहीं निकल रही है, मैनुअल बना लीजिए, अपना फॉर्म 16 साइन करा लीजिए और सैलरी स्लिप को साइन करा के वो दे दीजिए। पिछले 3 साल की आईटीआर एक्नॉलेजमेंट प्लस पूरा फॉर्म, साथ में आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है जो 2 साल बाद 3 साल बाद मिला वो ले लीजिए और इंक्रीमेंट लेटर साथ में वो दे दीजिए। और 6 महीने की सैलरी स्लिप के साथ साथ, सॉरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपको उसमें अपनी सैलरी भी हाईलाइट कर देनी कि भाई यही सैलरी आ रही है और ये मेरी सैलरी स्लिप से मैच है। क्या होगा, वो भी इच्छे को चेक करते हैं। जब ये काम आप करके दे दोगे
तो समझ जाएगा कि मेरा पाला अच्छा आदमी से पड़ा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक मंच में बनाइए और आप इसको दे दीजिए। सैलरी वालों का हो गया। अगला है दोस्तों बिजनेसमैन और जो प्रोफेशनल हैं, उस केस में भी दोस्तों क्या है, पिछले 3 साल की ITR एक्नॉलेजमेंट, उनका फॉर्म, ऑडिटेड बैलेंस शीट, GST रिटर्न 1 साल की, के बाद 2 साल की मांग लेते हैं, जब से शुरू हुआ तब से मांग लेते हैं। और आपके अगर ऑडिट नहीं हुआ है तो क्या होता है, बैलेंस शीट बनवा के, PL बनवा के CA साइन कर देता है, उसमें लिख देता है कि अनऑडिटेड, यानी कि वो मानते हैं कि भैया इसने बनाया तो है, लेकिन जब CA से सर्टिफाई हो जाता है, यानी कि हम लोग जब साइन कर देते हैं तो बैंक वाला उसको प्रूफ मान लेता है। तो आप समझ जाइए हम CO की कितनी पावर है, और आपको हम ये चीज़ें बता रहे हैं। आपकी GST रिटर्न के साथ साथ GST का सर्टिफिकेट, आपकी KYC मांगेगा। यहाँ पे पॉइंट है, कई लोग मेरे पास आए लोन कराने जिनका पहले ही साल था, यानी कि सिर्फ 1 साल की ITR भरी है और बैलेंस शीट भी 1 साल की है, और बैंक वाला मांग रहा है 3 साल की। तो भैया अब क्या होगा, कुछ नहीं दोस्तों, मैंने अगले 2 साल की प्रोजेक्टेड बना दी और उसको दिखा दिया, उसको स्कोप दिखा दिया कि भाई देख 25 ऑर्डर ये आए हुए हैं, इस बिजनेस के अंदर इतने % की ग्रोथ है, उसके हिसाब से हमने करा है। तो दोस्तों उनका अभी पर्सनल लोन के साथ साथ जो बिजनेस लोन है बाकी जगह भी हो गया है, क्योंकि बहुत जगह एक रिवाज बना हुआ है 3 साल का 3 साल का 3 साल का हिस्ट्री चेक करने के लिए। अब भैया नहीं है तो क्या करूँ, नहीं है तो मैंने आपको एडवाइस दे दी है, आप उस बेस पे देख सकते हैं। अपने बिजनेस की फोटो लगा दीजिए, प्रोसेस की फोटो लगा दीजिए, जो बिजनेस वाले हैं वो करते हैं। भाई दोस्तों सीक्रेट एडवाइस आ गई है, बड़ी खुशी होती है जब सीक्रेट एडवाइस आती है मेरे को, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मुझे लोगों ने सिखाया है, और जहाँ पे मैं इस चैनल पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमेशा देता रहता हूँ। सबसे पहले क्या दोस्तों, अपनी EMI चेक करनी है कैलकुलेटर के साथ। एक मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने वो भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कि किस तरह आप चेक कर सकते हो। जैसे शादी होने से पहले हम लोग अपना प्लानिंग बनाते, यहाँ शादी होगी, यहाँ रिसेप्शन होगा, यहाँ पे जाके हनीमून होगा, सारा प्लानिंग कर लेते हैं। वो भी एक बार होनी है, ये भी दोस्तों एक आध बार तो लेना है, इसके लिए वर्किंग कर लीजिए जब करते हो तो एक बार चेक कर लीजिए कि यार मेरी एलिजिबिलिटी कितनी बनती है और मेरी EMI पर मंथ की कितनी बनेगी, ताकि उसी हिसाब से मैं अप्लाई करूँ। कई बार मैं प्रोसेसिंग फीस का मोटा चेक दे देता हूँ 50 लाख 25 लाख 30 लाख के लिए, और आता क्या है सिर्फ 10,000 रुपये, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। ऑप्शन अल्टरनेट मैंने बताया था, गोल्ड लोन पर्सनल लोन से थोड़ा सा अच्छा है, मैं मानता हूँ। इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा होता है। अगर आपके पास गोल्ड है, 1-2 लाख का लोन लेना है और 1-2 लाख का आपके पास गोल्ड है, तो गोल्ड लोन अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू पर्सनल लोन। कार लोन दोस्तों, व्हीकल लोन तो हमेशा मिल जाते हैं, क्योंकि प्राइमरी सिक्योरिटी हमेशा कार होती है। तो कार लोन या ऑटो लोन के लिए कभी भी पर्सनल लोन ना लें। हाँ, आपका सिविल खराब है, कई बार दिक्कत आ जाती है, तो उस केस के अंदर अल्टरनेट देख लीजिएगा, होम लोन रिनोवेशन। मैंने आपको बताया कि भाई आप एक फ्लोर बनाना चाह रहे हो होम लोन रिनोवेशन के लिए, तो पर्सनल लोन क्यों ले रहे हो यार। होम लोन सिर्फ होम खरीदने के लिए नहीं मिलता, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, रिनोवेशन, एक्सपेंशन, इन सब चीज़ के लिए होम लोन आपको मिल जाता है। तो आप अपना एक अच्छा सा प्रपोजल बना के होम लोन ले सकते हैं, या कह लीजिए होम लोन रिनोवेशन। रिलेटिव भी ऑप्शन है, भैया वहाँ ब्याज आप दे रहे हो 1-1.5% पर्सनल लोन पे, रिलेटिव से बात कर लीजिए। आप कौन से आ रहे हो कि रिलेटिव कौन देता है, ऐसा नहीं पूछ लीजिएगा। एक बहुत बढ़िया बता दूं, पर्सनल लोन के केस में अगर डेथ हो जाती है दोस्तों, तो कोई भी बैंक आपसे क्लेम नहीं मांग सकता। ये ध्यान रखना, ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसलिए कभी भी किसी ने पर्सनल लोन लिया है, मान लीजिए आपने किसी ने 20 लाख का पर्सनल लोन लिया, भगवान न करे उसकी डेथ हो जाती है और EMI बेंडिंग थी 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए बैड डेप्ट हो जाते हैं, यानी कि वो कभी भी कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। आपकी फैमिली में कोई भी इसको देने के लिए बाध्य नहीं है, भले उसने गारंटी दी हो, कुछ भी दी हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर वो इस चीज़ के लिए आपको परेशान करता है तो उसको ध्यान रखिएगा, कोर्ट है ही, पुलिस है ही, 100 नंबर फोन कर दीजिएगा, कई बार करवा रखा मैंने। तो पेमेंट चार्जेस और फोरक्लोजर, पर्सनल लोन जब मैं लेता हूँ दोस्तों, आज भी सिचुएशन खराब है, क्या पता यार पर्सनल लोन लेते ही मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए या मेरी हेल्प हो जाए, कुछ भी हो सकता है चमत्कार। आपका पैसा का उससे बात कर लीजिए, लॉगिंग पीरियड कितना है, इसकी प्री पेमेंट चार्जेस कितने हैं और फोरक्लोजर चार्जेस कितने हैं। ऐसा ना हो कि मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाए, मैंने एग्रीमेंट में 2 साल का लॉगिंग पीरियड लिख दिया और 2 साल मुझे खींचना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों का पॉइंट में ध्यान रखते हुए आपको अपने पर्सनल लोन का चयन करना है। जो लोग गलती करते हैं, मैंने अपने सीक्रेट के अंदर उसको शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पर्सनल लोन के अंदर जो भी फाइनेंशियल टर्म्स थे कि भाई लेना कैसे है, बैंक कैसे सिलेक्ट करना है, इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन कौन सा है और किन किन बातों को ध्यान रखना है डिसबर्समेंट के टाइम पे और डिसबर्समेंट से पहले, और इसका बेस्ट यूज कैसे होगा, वो आपको आज सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, या आपका कोई एक्सपीरियंस है पर्सनल लोन को लेके कि भाई आपने लिया हो, आपको इस समय इतनी परेशानी आई हो और आपने इससे भी अच्छा ऑप्शन कैसे ढूंढा, वो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और आपकी क्वेरी के साथ साथ मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिएगा कि आपकी जो क्वेरी होगी उससे ज़्यादा दोस्तों मैंने वीडियो बना रखी है हर एक टॉपिक पे, तो आपको एक
प्रोवाइडेड, मतलब बड़े लेवल पे आपको मेरी क्वेरी का सोल्यूशन मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपको एजुकेट कर रहा हूँ। और पता नहीं मेरी कौन सी वीडियो आपको लाखों फायदा दे जाए, उसके लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। अगर दोस्तों आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब फेसबुक पे भी आ गया हूँ, वहां पे भी वीडियो अपलोड करता था लगातार। जल्द ही लौटूंगा दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके एक और अच्छी सी वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।